अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूं। हमारा कराची प्रेस क्लब जो है वहां पर मौजूद हूं। और ये सिर्फ इस शहर की बात नहीं है कि इस शहर में बहुत डाइवर्सिटी है। कराची प्रेस क्लब भी, मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। आपको हर तरह के, हर इलाके के सहाफ़ी यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, कल सिंध कल्चर डे है। ये मेरे कराची के कोलीग जर्नलिस्ट ने, मेरे सीनियर्स ने, इन्होंने मुझे अजरक दी है। मेरी बहुत मोहब्बत की बात है ये, और बड़े एजाज की बात भी है। लेकिन इस जो स्पेसिफिक जो इस वीलॉग का मकसद है, ये जो लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये सिंध हाई कोर्ट को कवर करते हैं और ये सिंध हाई कोर्ट को समझते हैं। हम लोग इस्लामाबाद में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट देख लेते हैं, बहुत मुल्ला की दौड़ हुई तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक होती है। लेकिन इन शहरों में जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं, यहाँ पर क्या होता है, और क्योंकि पिछले कुछ अरसे से आपको मालूम है एक कंट्रोवर्सी चल रही है सिंध वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, वो है कि जज की एलिवेशन पर, और वो है कि कौन से जज एलिवेट होंगे। जूनियर और सीनियर की कंट्रोवर्सी भी है, और सिंधी जजेस की कंट्रोवर्सी भी है कि सिंधी जजेस को नहीं एलिवेट किया जाता। तो क्या उनको उनकी एथनिसिटी की वजह से नहीं किया जाता, और क्या उसकी वाकई बहुत ज्यादा यहाँ पे रिजर्वमेंट है, या वो सिर्फ हमारी खबरों की हद तक रिजर्वमेंट है। तो उसके लिए मैंने कहा कि जो लोग ये चीज कवर करते हैं वो लोग आपको बताएं। हम तो एक तबसरा, मैं तो अपने उसको कहता होता कि मैं तो बैठ के खुतबा देता हूँ सोलो बैठ के, तो वो तो मैं जो मर्जी खुतबा दे दूंगा। लेकिन अथेंटिक बात वही है जो लोग कर रहे हैं इसको। तो और मेरे उमूमन, वैसे बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि उमूमन अगर सिंध से कोई खबर होती है तो मैं इन्हीं लोगों को टच करता हूँ, किसी न किसी जर्नलिस्ट को, कि यार ये वहां पर क्या हुआ है, तो फिर ही मुझे मालूमात मिलती है। मुझे खुद से तो इस्लामाबाद में इल्हाम नहीं होते। तो मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। इरफानुल हक साहब हैं, समा टीवी से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, करसे से सिंध हाई कोर्ट को कवर कर रहे हैं। इनके साथ शफी बलोच साहब बैठे हुए हैं, डॉन टीवी से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी एक अरसे से सिंध हाई कोर्ट को कवर कर रहे हैं। अमीन अनवर साहब जियो न्यूज से हैं, सिंध हाई कोर्ट को एक अरसे से कवर कर रहे हैं। फिर मेरे साथ अगर आप देखें तो असगर उमर साहब हैं, ये इनका ताल्लुक ARY से है, ये भी एक अरसे से सिंध हाई कोर्ट को कवर कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शौकत कुरैशी साहब हैं न्यूज 1 से, ये भी सिंध हाई कोर्ट को कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जफर सुमरो साहब हैं, अब तक से ताल्लुक है, ये भी सिंध हाई कोर्ट को एक अरसे से कवर कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो कोर्ट कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट है सीनियर, उसकी मेरी खुशकिस्मती है कि क्रीम लेके मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं और मैं उससे ये डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो असगर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा एक रिजेंटमेंट है? बार्स की तरफ तो बाद में जाते हैं, बार्स को तो हम सुनते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं या वो प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं जब भी सुप्रीम उसका जुडिशियल कमीशन का इजलास होना होता है। लेकिन क्या ये आपकी जो रीडिंग है, आपकी जो अपने सोर्सेज होते हैं, जो देखते हैं, क्या जो अंदर जजेस हैं उनमें भी ये रिजेंटमेंट है, ये जूनियर और सीनियर के प्रिंसिपल में, और ये सिंधी जजेस वाले एक मसले में? देखें, पहले मैं सिंध हाई कोर्ट की जो डिस्टिंक्श है दूसरी अदालतों से, उसके बारे में बताता हूँ। जी प्लीज। कि मौलवी तमीजुद्दीन केस से हम ये समझते हैं कि वो जो ऑनर मिला है सिंध हाई कोर्ट को, या चीफ कोर्ट जो सिंध थी, ये पाकिस्तान की दूसरी अदालतों से ज़्यादा मुमताज़ है, जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट मुनीरुद्दीन साहब ने भी गलत फैसला दिया और पाकिस्तान की तारीख में क्या बाब का इजाफा किया। और उसके बाद जब चौधरी इफ्तिखार साहब की बहाली की तहरीक चली थी तो 60 जजेज ने यहाँ से रिजाइन, एक बड़ी तादाद ने यहाँ से रिजाइन किया था, तो ये डिस्टिंग्विश थी। तो अब यहाँ जो मसाइल अगर पैदा होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा अदारा, एक मुमताज़ अदारा, वो तबाह हो रहा है। तो मामला, हम तो लैंग्वेजिस्टिक की तरफ नहीं जाते, हम तो ये बात करते हैं कि मेरिट पर होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि इसे मुख्तलिफ नाम दिए गए इस अदारे को तबाह करने के लिए। और हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त 2007 और 8 के बाद से, कि इफ्तिखार चौधरी साहब की जो तहरीक चली थी कि यहाँ पर जब एक जज्बा था, एक स्पिरिट थी कि कानून की बालादस्ती होगी और मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद हुआ ये कि वफादार ढूंढे गए। चौधरी इफ्तिखार साहब जब बहाल हुए तो कानून की बालादस्ती की बजाय हम ये महसूस करते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट में महसूस करते होंगे, कि उसके असरात मुल्क की दीगर अदालतों पर पड़े। चूंकि सिंध हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा नुमाया थी, उन्होंने उन्हें माजुली में भी वेलकम किया था,
जी बिल्कुल, जस्टिस वो नदीम अज़हर साहब वगैरह ने वही वाला जिसने भी भी हुआ किया सब था, कुछ। जी बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट भी हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ने इसे टारगेट किया या जिसने भी किया, वो हालात सबसे ज्यादा यहाँ पर मुतासर हुए। और यहाँ पर मेरिट पे जज ढूंढने की बजाय तहरीक के वफादारों को लाने की कोशिश की गई। और फिर यहाँ पर जो जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक मुतारफ कराया एक तरीका कि मुझे अपने लाइक माइंडेड चाहिए। तो बस उन्हें लाइक माइंडेड के सिलसिले में वो जो लेकर आ गए, तो कोई इस तरह नहीं आ रहा तो उन्होंने उसे लिसानी का कहा कि ये इस कोटे पर लेकर आ जाओ, कोई कहते उस कोटे पर लेकर आ जाओ। उन्होंने यहाँ गलत बुनियाद डाली कि बहाली के बाद जब यहाँ पर वो चीफ जो जस्टिस बहाली में जो जितने लोग उनके लिए तहरीक चलाते रहे उन सबको उन्होंने अकोमोडेट किया, अकोमोडेट किया, ठीक है, जजेस की सूरत में। उन्होंने ये किया कि सबिउद्दीन साहब तो यहाँ के खैर चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब यहाँ से मुशीर आलम को सुप्रीम कोर्ट जाना था, उन्होंने गुलजार साहब को पिक कर लिया, सीनियरिटी के असूल को वायलेट किया गया, वफादारी के असूल को प्रेफर किया गया, वफादारी के असूलों पर प्रेफर किया गया। तो अब भी हम ये समझते हैं कि यहाँ जो मसाइल हैं वो सिंधी जुबान बोलने वाले जज, सिंधी जज, उर्दू जज, मुस्लिम जज, गैर मुस्लिम जज, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, मसला मेरिट का है कि यहाँ पर वफादारियां ढूंढी जा रही हैं। कभी यहाँ की जो लड़ाई है सिंध की, उसे हम ये देखते हैं कि कादी फ़ायद ईसा की सूरत में और फ़रोग नसीम की सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट में डिस्टर्ब किया जाता है। पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है। ये बिल्कुल किसी एक जज का एक बीज का बोना, एक दरख्त का बोना होता है, जो यहाँ पर गलत बीज बो दिए गए थे वफादारी के नाम पे, कमिटमेंट के नाम पे और अपने पसंदीदा लोगों को लाने पे। उसने यहाँ पर अदलिया को तबाह किया हुआ है। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट जिसमें हम फख्र करते थे कि मौलवी तमीज़ुद्दीन जैसे केस देती है, अब वो किसी ट्रायल कोर्ट से भी नीचे का हम यह महसूस करते हैं कि इसको तबाह कर दिया और अदालत तबाह हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक वन लाइनर आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि असल मसले की जड़ कहाँ पर है। वो ना सीनियरिटी जूनियर के प्रिंसिपल में है, ना वो सिंधी या दूसरी किसी एथनिसिटी या रिलीजन का मसला है, वो मसला है अपने लाडले ढूंढने का, ठीक है। लेकिन एक वन लाइनर जो एक जज के बारे में हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो आप अगर वन लाइन में सिर्फ ये चीज उनके बारे में बता सके कि वो मोजेस जस्टिस अकील अब्बासी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका शायद कोई टेम्परामेंट का इशू है। जब भी उनकी एलिवेशन की हमने आवाज सुनी है तो उसके साथ ये दूसरी साइड का ये तरफ से आवाज सुनी है कि वो, तो क्या वो आप कोर्ट्स कवर करते हैं तो आपको क्या लगता है उनका कंडक्ट के वो एक नॉर्मल कंडक्ट है जिस तरह बाकी तमाम जजेस का, या उनका कुछ उससे मुख्तलिफ है, वाकई कुछ शॉर्ट टेम्पर है, कुछ ऐसा तो नहीं है? बल्कि मैं पूछता हूँ आपसे कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब रहे थे, उनका टेम्परामेंट ठीक होता था? वो भी करते हैं, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? वो भी अदालतों में बिल्कुल ऐसे बात कर रहे होते थे जिस तरीके से घर पे बात कर रहे हैं। टेम्पर तो वो भी शॉर्ट कर जाते थे। आई एग्री, मैं तो बहुत से तो जजेस का अकील यहाँ पे नाम ले अब्बासी- सकता हूँ जिनका मैं कह सकता हूँ कि इनके टेम्परामेंट के इश्यूज हैं, लेकिन मैं सिर्फ इनका स्पेसिफिकली इसलिए पूछा कि इनके जब भी नाम एलिवेशन के लिए सजेस्ट हुआ तो उसके साथ दूसरी तरफ से ये आवाज आई, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप उनकी कोर्ट कवर करते होंगे, मैं तो सुनता हूँ, तो मुझे तो कुछ पता नहीं हुआ। अकील अब्बासी साहब शायद अच्छे टेम्परामेंट के दीगर जजों से ज़्यादा बेहतर जज हों, और लेकिन जब उन्हें बार बार उनकी सीनियरिटी को वायलेट करते हुए नीचे से लोग जाते हैं या उन्हें कंसीडर ही नहीं किया जाता, किसी वजह से किया जाता, तो मुमकिन है कि कहीं चिड़चिड़ाहट पैदा हुई होगी। और हमने भी ऑब्जर्व किया है कि एक दो मरतबा हुई है, वरना बहुत वो पोलाइट जज हैं, बहुत अच्छे जज हैं, टेम्परामेंट का इशू कोई नहीं, टेम्परामेंट का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, मुनासिब जज हैं, अच्छे जज हैं। अच्छे जज। और मैं इस बारे में ये ऐड करता चला रहा हूँ जी कि जो सिंध हाई कोर्ट की गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, जी, क्रिकेट टीम को वो साथ लेकर चल रहे हैं कई बरसों के साथ, वो जो मुलाजमीन हैं, क्लर्क्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनको इनकरेज करते हैं, तो उस चीज़ से आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं वो खिलाड़ी खुश हों, तो वो कि वो लायर के साथ रवैया ठीक नहीं करेगा। वो तो अपने से बहुत मातहत मुलाजमीन के साथ जो इतना अच्छा सलूक 8-10 साल से वो क्रिकेट टीम को लेकर चल रहे हैं, लड़कों को ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि वो लायर से, बार एसोसिएशन से कोई अपना मिजाज को गलत रख सकते हैं? गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। सॉरी, अच्छा, मैं शौकत कुरैशी साहब को भी जरा इनसे भी पूछ लूँ तो कर लेते। अच्छा, हाँ नहीं चलते आप आने, बेशक हम बात जारी रखेंगे, आप घूमते आने। तो वो शौकत कुरैशी साहब, आप भी कवर कर रहे हैं करसे से कोर्ट्स को। अहमद अली शेख साहब को डिस्पाइट वो मोस्ट सीनियर हाई कोर्ट जज थे, उनको नहीं कंसिडर किया गया, जिसपे वो मोजेस जस्टिस कादी फाइसा ने भी लिखा कि भाई एक जज को आप सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने का मुस्तकिल बुनियादों पर अहल नहीं समझते, तो वो एडहाक के लिए कैसे अहल हो गया? अगर वो
आपकी नज़र में अहल ही नहीं तो फिर उसको एडहॉक के लिए भी वो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी उनको एडहॉक के लिए किया जो उन्होंने नहीं कबूल किया। वो एक सिंधी जज हैं, एक अरसे से सिंध हाई कोर्ट में कर रहे हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म की उनके साथ बातें भी जुड़ती हैं। कभी वो सिंध में कुछ अपॉइंटमेंट्स के ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। आपका क्या ये मानना है कि जब सिंध के चीफ जस्टिस को नहीं कंसिडर किया गया तो क्या जो सिंध की जुडिशरी है, बार्स ने तो अपना एक्सप्रेशन दे दिया कि वो उन्होंने कैसे इसको लिया, क्या उसने भी जैसे बार्स ने एक्सप्रेस किया, इन्होंने सिर्फ मुंह से नहीं बोला लेकिन अंदर से जज्बात इनके भी वही थे? मैं अहमद अली शेख साहब की अपनी जात के जज्बात की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जुडिशरी के, सिंध की जो जुडिशरी है, सिंध हाई कोर्ट या लोअर जो जुडिशरी है, उसके जज्बात की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल एक सेंटिमेंट की। देखिए ये सेंटिमेंट तो सिर्फ जुडिशरी के अंदर नहीं है, वकला बरादरी के अंदर नहीं है, बल्कि अब तो थोड़ा सा बढ़ा है। ओवरऑल सिंध को ये शिकायत पाकिस्तान के अंदर रही है, वो जुडिशरी हो, आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, आपकी आर्मी की टॉप रैंकिंग हो या आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, इसमें सिंध के लोगों को एक शिकायत रही है कि हमें वो शेयर नहीं दिया जाता जो शेयर इस मुल्क के अंदर एक प्रोविंस को होना चाहिए, एक ऐसी नेशंस को होना चाहिए, ऐसे सूबे को होना चाहिए जो इस मुल्क के खालिक है। तो ये शिकायत ओवरऑल रही है और अब जुडिशरी के अंदर भी ये शिकायत बढ़ गई है। 2-3 यहाँ पे सेमिनार भी हुए हैं जो लीड कर रहे थे सिंधी लॉयर्स, और उन्होंने खुलकर इस पर बात की कि अहमद अली शेख को सिर्फ इसलिए नहीं लिया जा रहा कि वो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी लैंग्वेज सिंधी है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा उनसे इत्फाक नहीं करता, कन्विंस मुझे नहीं करता उनका ये मौक़िफ़, मैं एहतराम ज़रूर करता हूँ उनका, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा पिक एंड चूज़ रही है इस बुनियाद पर कि ये किसका एलाइज़ है। वही एस्टेब्लिशमेंट, हाँ बिल्कुल सही बात अमर साहब ने की कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, ये हमारी बात को रेजिस्ट करेगा, ये हमारी बात को एज इट इज़ कबूल करेगा। हालांकि अहमद अली शेख ने जो इनका चीफ जस्टिस का दौर गुजरा है, उस बेचारे ने कभी कोई ना नहीं की, जो भी कहा गया है वो उसने कबूल किया है, लेकिन उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उसको फॉलोअर्स, उसका फॉलोअर्स रेफरेंस भी एक बार दायर करने की कोशिश की गई कि वो झंडा जलाया और ये उसका फॉलोअर्स रहा है। और दूसरी बात मैं जो समझता हूँ, इस पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को अगर जो रेजिस्ट किया है सबसे ज़्यादा वो सिंध ने किया है। बिल्कुल ठीक। कभी किसी आमर के साथ नहीं खड़े हुए, कभी किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं खड़े हुए जो गैर जमहूरी सोच का हामिल हो। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो आमर के साथ भी खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सिंध के बहुत बड़े पॉलिटिकल लोग रहे हैं जो आमरों के साथ रहे हैं, वो अलग बात है। ओवरऑल यानी कि मेजॉरिटी लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। तो एक बुनियादी वजह ये भी है कि सिंध से ताल्लुक रखने, जमहूरियत सन सूबा है, प्रोग्रेसिव सूबा है, यहाँ पे उस तरह का तो मैं एग्री विद यू, मैं हमेशा जब भी आया मुझे फील आई है इस बैकग्राउंड की वजह से अहमद अली शेख पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट ले गए, कल को हमें जरूरत पड़े कि हमारे जो एलाइज हैं उसको ये फैसला करना है, इनके अंदर का पुराना कामरेड ना जाग जाए, हाँ ये किसी वक्त भी जो है टर्न ले सकता है। अभी इसलिए खामोश है कि भाई इसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना है, लेकिन उस बावजूद कोशिशों के बावजूद सपोर्ट के वो एलिवेट नहीं हो सके। सबसे बड़ी जो बदयांती है सुप्रीम कोर्ट के उस सिलेक्शन माइंडसेट में करने वाले लोगों की कि एक शख्स आपको इसलिए डिस्क्वालीफाई नजर आ रहा है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल नहीं है, उसी शख्स को आप कह रहे हैं कि आप परमानेंट नहीं, आप इदार पे आकर वही फैसले करें जो सुप्रीम कोर्ट का जज करता है। ये सबसे बड़ी उसकी जो चीज नजर आती है। वो काजी साहब ने लिखी है आपको खत में कि भाई एक शख्स अगर सुप्रीम कोर्ट आने का अहल ही नहीं है तो वो ढाक भी क्यों आए। सही। और ये देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये जो मोटिव है ना, ये ऊपर से लेकर रूट्स तक जो है ना, ये है एक मदरसे और मस्जिद का जो मौलवी है ना, वो भी चाहता है कि मेरा मौजन मेरा हम ख्याल हो, कोई दूसरा ना आए, कल को मसला होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये रहा है पाकिस्तान के इदारों के अंदर, हर कोई चाहता है कि हमारी उस लाइन को टो करने वाले लोग जो हैं आगे हैं। आपने देखा कि चौधरी इफ्तिखार के अलावा साकिब निसार साहब ने यहाँ सिंध से चौथे नंबर वाले आदमी को जो है ना जस्टिस को एलिवेट किया, और उसमें
अकील अब्बासी साहब पीछे चले गए, चीफ जस्टिस पीछे चले गए, उसको छोड़ दिया। फिर मुनीब अख्तर साहब को लेके गए। हाँ, मुनीब हाँ, अख्तर साहब, मेरे ख्याल में सबसे पहली मिसाल थी यहाँ से जी जी, एक सबसे को जूनियर elevate जज करने उनको के लेके लिए। गए। हाँ, रीजन सिर्फ यही था कि उसने प्रूव भी किया है जस्टिस मुनीब अख्तर ने जी जी, कि माशाल्लाह उसने जो है ना उस मायूस कैंप नहीं को कभी किया, नहीं छोड़ा, मायूस नहीं जो किया, मेरिट उनका था साथ सिलेक्शन का, उस मेरिट पर वो पूरा उतरे। पूरा उतरे। ये आई एग्री। तो बस यही चीज है, आपकी एलिवेशन इसी बुनियाद पर होती है। अगर फर्स्ट करो कल को कोई ऐसा शख्स आ जाता है चीफ जस्टिस जो इनकी लाइन को फॉलो नहीं करता, वो ज़रा इनका अपोनेंट है, तो फिर शेख साहब भी हो जाते हैं, बहुत ये अकील अब्बासी साहब भी हो जाते। और दूसरा अकील अब्बासी साहब के लिए आपने पूछा, मैंने जो मैंने भी आपसे पूछा था कि काफ़ी दफ़ा जाकर उसकी कोर्ट कवर की है, जी। तो थोड़ा सा सख्त भी हो जाते हैं और उसके मुंह से कभी मुस्कुराहट भी हम देखते हैं। वकला के साथ बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं और उसके कई फैसले ऐसे हैं जो मैंने पढ़े हैं, बहुत अच्छे फैसले हैं और टैक्स के मैटर में बहुत ज़्यादा जो है कॉम्पिटेंट आदमी है। और उसके लिए तो शायद ये बताया जाता है कि जी इसकी वजह से ये है कि इसलिए हम उसको एलिवेट नहीं कर रहे। एक मैंने सुना था, फेक अकाउंट्स का एक केस था जी जी, तो उसमें उसके अकील अब्बासी साहब के एक भाई पर इल्ज़ाम था कि वो भी उस फेक अकाउंट में शामिल है। ओके, तो उस माइंडसेट को ये डर है कि यार वो उसमें उसका भाई है, उस पर इल्ज़ाम है, तो हो सकता है कहीं इसका भी लिंक ना हो। तो सारा जो वो चरखा घूमता है ना एलिवेशन का, बेनिफिट देने का, वो सिर्फ इस पे है कि ये बंदा किसके साथ है, जिसकी वजह से हमारे इदारे तबाह हुए। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है और सबसे ज़्यादा उन लोगों ने सफ़र किया है जो जमहूरी सोच और सिस्टम के हामी। अनफॉर्चुनेटली ये बाज़ लोग तो हमारे यहाँ इस चीज़ को कहते हैं कि ये यहाँ पर फलां जो है ना वो आमिर है और ये हम सिविलियन है, लेकिन बहिस्सत कौम भी हमारा मिजाज ये है कि आप आज मुझे भी इख्तियार देंगे ना, तो मैं चाहूँगा ये कि मैं मेरे इर्द गिर्द जो दो बैठे ना वो वही हों जो मैं जो कहूँ कहें कि ये चीज़ थी, वो ये ना कहें कि मुझे कहीं वो करेक्ट करने की कोशिश करें कि नहीं ये यूं नहीं, इसको यूं करना चाहिए। और इसी वजह से फिर हम ऐसे लोग चुनते हैं, फिर हम चाहे जुडिशरी में बैठे हों, पीएम ऑफिस में बैठे हों, आईएसआई में बैठे हों, आर्मी चीफ हों, कहीं पर भी हों, हम फिर जो ओहदा मिलता है हम आमिर बन जाते हैं। तो वो उसी के तहत आपने दो सीनियर जर्नलिस्ट के तो व्यूज सुने कि असल में क्राइटेरिया है क्या ऊपर एलिवेशन का। तो अब मैं जफर सुमरो साहब से भी पूछना चाहूँगा, थैंक यू। जफर सुमरो साहब, आप भी कवर कर रहे हैं ये सिंध हाई कोर्ट, ठीक है, क्या आपको भी लगता है कि ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया लॉयल्टी के गिर घूम रहा है और जो लॉयल्टी यहाँ पर दे रहे हैं वो ऊपर जा भी रहे हैं? जैसे पहले इन्होंने कहा कि उन्होंने किस तरह गुलजार साहब को प्रेफर किया, सजाद अली शाह साहब गए तो फिर मतलब हम सुनते रहे कि फिर अब जो एलिवेशंस हो रही हैं उसमें मुनीब अख्तर साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब और वो जो सजाद अली शाह साहब हैं, इन लोगों की, मुनीब अख्तर साहब की, इन लोगों की बहुत इनपुट होती थी जब सिंध के जजेस का मामला आता था कि जो इनके लाइक माइंडेड यहाँ पर थे तो ये कहते थे ये जाने चाहिए। उससे पहले मुशीर आलम साहब ये करते थे, तब मुशीर आलम साहब और वो सजाद अली शाह साहब का एक था एक इत्तेहाद, ठीक है, और वो उस इत्तेहाद को हम यूं भी देखते थे कि जो मकबूल बाकर साहब थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी उनसे अलग नजर आता था, लगे तीनों सिंध से गए हुए थे तीनों। और फिर उसका तो हमने तो इंडियन काजी फाइजा वाले बेंच के दौरान देखा कि मुनीब अख्तर साहब लड़के बेंच के दौरान उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा अगर यूं चलानी है कोर्ट तो नहीं चलेगी। और उनको टोकरे कौन थे? सजाद अली शाह साहब थे। तो वो हमें पता था कि ये पिछली राइवलरी है जो इधर भी चल रही है। तो क्या ये राइवलरी अभी भी सिंध हाई कोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है, आप लोगों को लगता है, और इसकी वजह से कोई रिजेंटमेंट है? मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, कि मुझे हाई कोर्ट में तकरीबन 7-8 साल हो गए। जब से मैं आया हूँ सीनियरिटी बुनियाद पे कोई जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। पहला मुनीब अख्तर गए, चौथे नंबर पे थे, उसके बाद मोहम्मद अली मदर गए, 5वें नंबर पे थे, फिर अब हसन रिजवी साहब गए, चीफ जस्टिस वहीं के वही रह गए, इरफान सादत वहीं के वहीं, अकील अब्बासी वहीं के वहीं। तो मैंने तो कभी देखा नहीं कि मेरिट पे आगे गए हो। तो ये जो सीनियरिटी को क्रॉस करते हैं तो जाहिर बात है
देखिए ये जैसे हमारे सीनियर रिपोर्टर दोस्त थे हमारे, उसने बताया कि ना सिर्फ जजेस में मगर ये पाकिस्तान में जहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कहीं भी हो, आप उसको उठा के अपने जो जहाँ रहते हो आप वहाँ की आप ले लो इलाके में भी, आप उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो आपके माइंड सेट से मिलते हैं, मुशाबत करते हैं, आप उनको ही अपने साथ लेके जाते हो ताकि कल वो आपके फैसलों पर येस बोले, आपको ना बोल सके। और आप जो टीम आपको बनाया गया है, जैसे आप कैप्टन बनाते हैं उसके ऊपर कोच होता है, तो जो कोच कैप्टन को बोलेगा तो कैप्टन वो करवाएगा अपने खिलाड़ियों से। तो ये वही खिलाड़ी लेते हैं जो उनको आगे येस बोले और ना बोले, कि ताकि वो जो उनका सिलसिला है वो चलता रहे। ये तो मतलब देखने में यही आ रहा है कि अभी तक यहाँ पर यही सिस्टम है। और जो सबमिसिव जजेस हैं वो हाँ, ऊपर खास आ करके जाएंगे। सिंध में देखें, सिंध के जो जजेस हैं उसमें अभी भी 3 नाम गए थे, उसमें 2 सिंधी थे, 2 को नहीं लेके गए, 2 जजेस को नहीं लेके गए। जी और उस पे बार की जानब से बड़ा रद्द अमल आया जी और उसने बार की जानब से, मैंने पहली मरतबा देखा कि बार इतना एग्रेसिव होके बोल रही थी कि मतलब उसमें उर्दू स्पीकर भी थे कराची के रहने जी वाले, जी सिंधी नहीं थे, उर्दू स्पीकर थे मगर थे सिंध के, कराची में रहते थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैदर इमाम हाँ, साहब थे, हाँ। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, उनने बार बार एक नहीं 2 हालांकि वो खुद मरतबा, उर्दू स्पीकिंग है, जी जी हाँ, 2-3 बड़ा सख्त मरतबा उसने बोलेंगे। एग्रेसिव होकर बोला है कि सिंधी जजेस को अगर आप सीनियरिटी पे नहीं ले रहे, आप अगर पहले दूसरे तीसरे को नहीं ले रहे, चौथे को ले रहे हो, 5वें को ले रहे हो, तो आप 10वें को ले सकते हो, आपकी मर्जी जिसको ले सकते हो, मगर आप उसको क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि वो सिंधी बोलने वाला है और उसका जो टाइम पीरियड होगा चीफ जस्टिस बनने का वो 3 साल का होगा। हो सकता है वो आगे आपके गले में पड़ जाए, हो सकता है वो आपको बात ना माने। जैसे आपने बात मानी कि यहाँ पर जो जमहूरी ख्याल है, जो सियासी सोच है, वो सिंध में लोगों में अभी चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे अभी भी उनकी सियासी शऊर ज्यादा है, येसमैन भी हो किसके, मगर उनके दिल में फिर भी होता है कि यार कहीं ना कहीं तो ये करना होता है। तो उनको ये लगता है, चुप रहा था कि 3 साल तक अगर सिंधी रहता है तो फिर ये मामला होगा। उसके बाद यही होता है, वो अपने ही लोग ये लेते हैं जो लॉयल्टी पे लेते हैं, जो उनको येस बोलेगा, जो उनके काम करेंगे या उनके लिए आगे जाएंगे, फिर आगे उनकी टीम वही टीम बनेगी ना। उनको यही बता दें कि आप अगर आप आते हो और आपके 5 साल है 3 साल है तो आप आके टीम को हेड भी कर सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो, आप जो आप बताएंगे बंदे हम उसको भी ले आएंगे। तो यही क्राइटेरिया। और आपसे भी अगर मैं वन लाइनर पूछूं, पता नहीं बाय द वे कोई ये मत सोचे कि मैं कोई जस्टिस अकील अब्बासी के लिए ग्राउंड बना रहा हूँ, लेकिन असल में पिछले कुछ अरसे में 3 दफा एलिवेशन के मामला आए और तीनों दफा उनका नाम हमने सुना और फिर दूसरी तरफ से आवाज सुनी कि नहीं वो उनका टेम्परामेंट का इशू है। तो मैं ये वाकई जानना चाहता हूँ, क्योंकि बात जो यहाँ के वकला से मेरी बात होती है वो तो कहते हैं कि यार अच्छा जज है, ज्यादती कर रहे हैं इनको नाल जाकर, फिर वो हम सुनते हैं कि फलां जो बंदा है वो कहता है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको नहीं लाना क्योंकि उनकी इनसे नहीं बनती थी, फलां कहता है कि इनके आगे जब उनके किए हुए फैसलों की अपीलें आती थी तो ये वो अपीलें में फैसला जो उनका फैसला होता था वो उड़ा देते थे। तो कोई उनको वो ग्रज है तो वो उनके कान में डालते रहते हैं उमरता बंदयाल साहब के इनको नहीं आ रहा। तो मैं इसलिए ये सुनना चाह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि वाकई उनके टेम्परामेंट का इशू है। तो आप अगर कुछ बता सकेंगे क्या जस्टिस अकील अब्बासी, आपने जो उनको कोर्ट के अंदर कवर किया है, तो कोर्ट रूम के अंदर उनके कंडक्ट में आपको लगता है कि वो कोई शॉर्ट टेम्पर जज हैं, जज्बाती हो जाते हैं, कुछ ज्यादा सख्त बातें कर जज्बाती तो बहुत सारे हो जाते हैं, मैंने सबको जज्बाती होकर देखता है, चीफ जस्टिस हमारे हो जाते हैं। उसके अलावा जो हसन अजीज साहब गए हैं उनका तरीका यही था, अबे क्या हो अभी तक क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करते, इसको हटाओ, तबाह कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये ऐसे रिमार्क्स थे। अपना अकील अब्बासी साहब ऐसे ही रिमार्क्स देते हैं। और दूसरी बात ये, मैं आपको एक लाइन में बता दूं, तो अगर 3 मरतबा उसका नाम जाए, वो ना जाए, उससे जूनियर चला जाए 3 बार, तो फिर कुछ ना कुछ तो अंदर में यार वो आएगा, इंसान है वो भी, रिजनमेंट तो बढ़ेगी ना, रिजनमेंट का कहीं ना कहीं वो तो ये बात है जो मैंने ऑब्जर्व की है। ठीक है, ठीक, फेयर पॉइंट कि वो अगर होगी तो कहीं ना कहीं आप वो किसी रिमार्क्स में वो अपनी रिजनमेंट शो कर देंगे देते हुए। लेकिन ओवरऑल मतलब आपकी जहां तक बात सुनी, जैसे आपने हसन रिजवी साहब मौजूद जस्टिस की आपने जिक्र किया, तो उससे मैंने ये अखज़ किया कि आप कह रहे हैं कि कोई जस्टिस अकील अब्बासी का को अगर तमाम जजेस से रवैया देखा जाए कंडक्ट का कोर्ट रूम के अंदर तो कोई इतना नॉर्मल भी नहीं है, सब जैसे ही है, जितने बिल्कुल टेम्परामेंट के सबके इश्यूज हैं उतने ही उनके होंगे, उनसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ठीक, थैंक यू मैम। अच्छा, अब मैं अमीन अनवर साहब से आगाज लेता हूँ। आप इस साइड से आ जाए, कोई बंद करेंगे? अच्छा, ताकि भी लोग कुछ ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैं काटता होता ही नहीं हूँ, अब मैं तो ठका ठक जा रहा था। हाँ, इसलिए आप रिलैक्स होकर
अच्छा हाँ नहीं अब तो वो कर दूंगा, लेकिन मैं वैसे आपको उतारूं, मैं तो ठक जाता वन गो। रहता हूँ। नहीं थैंक यू थैंक यू। हाँ। ठीक नहीं वो नाश्ता कह रहे देर से। ठीक। अच्छा हमारे साथ अमीन अनवर साहब भी हैं मौजूद, ये भी जी न्यूज़ से सीनियर रिपोर्टर हैं। अमीन अनवर साहब, आप सिंध हाई कोर्ट को कवर कर रहे हैं, आपसे भी तकरीबन सवाल वही है। बार्स का हम रिएक्शन देख रहे हैं, बार्स में तो हमें रिजाइनमेंट नजर आ रही है, तो बार्स में बेंचेस की रिजाइनमेंट ही ट्रांसलेट हो रही है इन एलिवेशंस के मैटर पे, कि जब पिक एंड चूज किया जा रहा है और वो रिटायर हो गए हैं मोसेस जस्टिस मकबूल अकबर, उन्होंने मकबूल बाकिर, उन्होंने साहब। कोर्ट पैकिंग का टर्म यूज की, उन्होंने कहा ये कोर्ट पैकिंग हो रही है। तो क्या वो यहाँ पर भी सिंध हाई कोर्ट में समझा जाता है कि चाहे वो बार्स की तरह प्रेस रिलीज तो नहीं दे सकते, लेकिन शायद कहीं ना कहीं देखें। इमारत के अंदर ये सोच पाई जाती है कि कोर्ट बिल्कुल पैकिंग हो रही है? बिल्कुल पाई जाती है, और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है। हमारी जो इतलात के मुताबिक ऊपर के जो टॉप 4 के जो चारों जजेस हैं वो आपस में बातचीत भी नहीं करते। टी टाइम में जब टी ब्रेक होती है तो बाकी हमने देखा है कि जजेस इससे पहले एक साथ बैठते थे कमेटी रूम में, चाय का जब वक्फा होता था बातचीत होती थी, लेकिन अब जब से ये एलिवेशन के इश्यूज आए हैं तो ऊपर के जो टॉप 4 के चारों जजेस हैं वो आपस में बातचीत नहीं करते। और जबकि काफ़ी दफ़ा तो उनके आपस में जो है वो तल्ख कलामी भी हो चुकी है। और जो एलिवेशन ना होने की वजह से जब चीफ जस्टिस साहब की एलिवेशन नहीं हो रही तो बाकी फिर वो समझते हैं कि इनकी एलिवेशन ना होने की वजह से उनका भी, एक तो वो चीफ नहीं बन पा रहे सिंध हाई कोर्ट के, ना वो ना चीफ वो बन पा रहे हैं, सुप्रीम ना वो कोर्ट, एलिवेट हो पा रहे हैं। ना वो एलिवेट हो पा रहे हैं, और उनके जो जूनियर जजेस हैं जो उनसे जूनियर है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, एलिवेशन भी हो रही है। तो वो आपस में हमारी जहाँ तक इतलात है आपस में वो बातचीत भी नहीं करते हैं। और काफ़ी बाज़ औक़ात तो प्रोसीडिंग्स में भी वो चीज़ें नज़र आती हैं कि किस तरह इससे पहले जब हमने देखा जो सेकंड नंबर सीनियर प्यूनी है इरफान सादत साहब, उनका रवैया जो है वो काफ़ी जो है वो ख़राब होता था लॉयर्स के साथ, लिटिगेंट्स के साथ। वो बस आते थे और आधे घंटे में कोर्ट चला के फारिग होके चैम्बर में बैठे रहते थे। हमने तो ये देखा, आए फटाफट नहीं एब्सेंट डिस्चार्ज बोर्ड डिस्चार्ज ठा ठा करके बस गए चैम्बर में जाके बैठे। तो साल 1.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब आके उन्होंने का रवैया काफ़ी कुछ पहले से बेहतर हुआ है। लेकिन ऊपर के जो बाकी जजेस हैं उनमें ये ज़रूर ये चीज़ पाई जाती है कि एक तो ना उनकी एलिवेशन हो रही है और ना वो चीफ बन पा रहे हैं और ना अहमद अली शेख को ऊपर ले जाया जा रहा है। और बाकी जो एक दो काम करने वाले कुछ जजेस थे तो उनको भी यहाँ से जो पब्लिक जो हमारे लिए जो खबर बनती है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं, उसमें अब जो ऑर्डर्स जिस तरह होने चाहिए थे वो भी नहीं हो पा रहे हैं, और जिस तरह रिलीफ मिलना चाहिए था मैं समझता हूँ कि वो भी उस तरह नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये आपस की लड़ाइयों की वजह से बाज़ इम्पोर्टेंट मैटर्स जो हैं वो नज़रअंदाज हो रहे हैं, और ना सिर्फ लिटिगेंट्स बल्कि लॉयर्स भी जो है वो सफ़र कर रहे हैं, और एलिवेशन ना होने की ये एक बड़ी वजह है। और बाकी रवैये की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में दो बहुत ही हम्बल जजेस अभी भी मौजूद हैं, जिसमें अकील अब्बासी साहब और जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब। इस वक्त मेरी नज़र में उनका जो रवैया है वो बाकी जजेस से बेहतर है, बहुत बेहतर है, फ्रेंडली है, और रिलीफ भी मिलता है उनकी कोर्ट से। ऐसा नहीं है कि बाज़ औक़ात हमने देखा कि रवैया तो अच्छा होता है लेकिन वो रिलीफ इस तरह नहीं दे पाते जिस तरह देना चाहिए लिटिगेंट्स को, ताकि उनकी जो ताकि नज़र आए। आपको पता है कि इंसाफ नज़र भी आना चाहिए कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये मेरे ख्याल में तो अकील अहमद अब्बासी साहब जो हैं उनका रवैया बहुत मुनासिब है, और बाकी उनके जजमेंट्स भी उनकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है। लेकिन कॉम्पिटेंस तो अपनी जगह, लेकिन अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, जब ये पॉइंट उठाया जाता है कि शेख साहब की जो कॉम्पिटेंस है उन पे अगर सवाल उठाए जाते तो फिर अगर वो जज बनने के अहल नहीं थे तो फिर उनको उस वक्त क्यों बनाया गया? उस वक्त भी तो जजेस का यही क्राइटेरिया था, तो अगर वो जज ऊपर आप एलिवेट नहीं कर रहे तो फिर उनको जज बनाने की क्या जरूरत थी? वो भी बिल्कुल आपसे मिलती जुलती बात ही मौजूद जस्टिस काजी फैज़ ने अपने एक लेटर में लिखी भी
उन्होंने कहा कि जो शख्स सुप्रीम कोर्ट आने का अहल नहीं है, हमने पूरी सूबाई हाई कोर्ट सुबह उसके उनके ऊपर हवाले छोड़ किया दी हुआ। हुई है। ठीक है, वो आप तो वो- क्या बात कर रहे हैं? तो वो आई ये- सेकंड यू। और ये जो आपने बहुत बड़ी बात जो इन्होंने की, ये डिविजन्स की, नाराजगियों की, नहीं मिल रहे और फिर उसकी वजह से वो प्रोग्राम litigants में के भी साथ प्रोग्राम में भी शिरकत नहीं करते। जब उनको पता चले ना चारों जजेस एक जगह एक प्रोग्राम में हो, तो वो उसमें से चारों नहीं आएंगे। वो ज्यादातर हमने कोई देखा एक कि आ जाएगा, observation एक है साथ हमारी। नहीं। हाँ, एक साथ नहीं बैठे, एक नहीं आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल डिवीजन नजर आती है ऊपर के चारों जजेस में कि वो नहीं, लेकिन ये इसमें जो सबसे खौफनाक पहलू है जिसका आपने निशानदेही की, वो ये है कि इसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स और दूसरे मैटर्स में रिलीफ नहीं मिल पाता। तो सफर कौन करता है? वो तो लिटिगेंट करता है अल्टीमेटली। तो ये कोर्ट्स जो बैठी हुई हैं, ये जजेस जो हमारे मोजेस बैठे हुए हैं, ये अपनी जात के लिए नहीं बैठे हुए, बिल्कुल ये इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर ये अपने जो साथ होने वाली ज्यादती पे अगर इनका अपना दिल भरा हुआ है और उस वजह से ये नहीं रिलीफ दे पा रहे, तो ये पूरा एक जुडिशियल सिस्टम का एक ब्रेकडाउन है। तो ये बड़ी कंसर्निंग बात है। ये फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज के बारे में भी अभी कुछ ऑर्डर्स हुए थे, लेकिन मेन प्रिंसिपल सीट से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ जिसको आप कहें कि यार इसके अलावा जो इंटीरियर से ऑर्डर हुए, सक्कर सर्किट बेंच से, हैदराबाद सर्किट बेंच से, जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब का बहुत अच्छा ऑर्डर था वहाँ पे कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स और जो लोकल लोग हैं, बार्स एसोसिएशन है, वो रिलीफ की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें कि लोगों को ये चीज़ें मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही। तो अवाम ने अभी तक, सिंध के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पानी अभी भी मौजूद है, सैलाब का पानी तक नहीं निकाला जा सका। हमारा रोज़ाना सुबह जो 8 बजे का बुलेटिन होता है उसमें रोज़ाना अभी भी कुछ लोग गए हुए हैं, अभी तक स्टिल वहाँ पे जो पानी है सैलाब का वो मौजूद है। हालांकि अब मौसम भी सर्द हो रहा है, लोगों की मुश्किलात भी हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिलसिला नजर नहीं ग्राउंड आया। में नहीं वो कर रहे हैं। एक सेकंड जी, प्लीज प्लीज जरूर सर। अमीन ने काफ़ी डिटेल से बताया। जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हम नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने क्लियर कर दिया। मैं सिर्फ आपने दबे लफ्जों में कहा था, उन्होंने बहुत कम लफ्जों में कहा। फाइन, ये नहीं कि आप कह नहीं पा रहे थे, सिर्फ फर्क ये ऐड कर लेता हूँ। एक चीज़, वो जो एलिवेशन की जो लिस्ट थी उसमें 2 और जज थे, ठीक है और दोनों सिंधी जज थे। जी, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको इस बुनियाद पर जो है ना बैक किया गया, वो जो एक 7वें नंबर पर थे और हाँ, जी लेकिन उन दोनों का जो मैंने देखा है उसमें से एक में तो खूबी ये है कि वो बड़ा बोल्ड किस्म का आदमी है, बड़ा बहादुर आदमी है ठीक। कि मैंने करना है, कानून के मुताबिक जो कुछ हो जाए वो देखा जाए, आसमान गिरता है, गिर जाए, गिर फैसला जाए, ये। लेकिन मुझे ये कानून इजाज़त दे रहा है, मैंने ये करना है। अच्छा, दूसरा कलोड़ो साहब था, वो पंवर साहब की मैं बात कर रहा था, ठीक है। जस्टिस पंवर साहब हाँ, बड़े उसके भी बहुत bold अच्छे ऑर्डर्स आए हैं और काफ़ी पब्लिक, सलाउद्दीन पंवर साहब। सलाउद्दीन पंवर साहब, ठीक। उन्होंने शाहरुख जतई वाला एटी उड़ा दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें क्या है दहशतगर्दी, हाँ उसको सजा दें, कत्ल हुआ है, साबित होता है तो उसको सजा दें, लेकिन एटी इसमें नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जाकर ख़त्म किया है। जी जी। अच्छा, दूसरा कलोड़ो साहब थे, बड़े पोलाइट किस्म के आदमी हैं, बड़े डिसेंट किस्म के आदमी हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमने देखी है कि लोग जो इन पर्सन आते हैं वो उनको बड़ा रिलीफ मिलता है, सुनते हैं और समझाते भी हैं। और एक मुझे याद है कि एक कपल की मैरिज का इशू था, तो लड़की जो थी उसके लिए माँ ने कहा कि लड़की जो है मेरी अंडर एज है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई चेक करवा लेती हैं। मेडिकल रिपोर्ट आई तो उस पर उसकी एज मैच्योर थी, 18 ईयर्स थी। तो उसकी माँ उसके आगे कह रही थी कि आप कैसे जज हैं, मैं माँ हूँ, मुझे पता है इसका कि अंडर एज है। कहता माँ बात सही है आपकी, आप माँ हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ आपके रिश्ते का, लेकिन ये है कि अब ज़माना थोड़ा सा तब्दील हो गया है, अब साइंटिफिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट जो है फाइनल वो तस्वर किया जाएगा, तो हमारी नज़र में ये मैच्योर है, तो उसने फैसला दे दिया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आए जिससे वो बड़े पोलाइटली लोगों को जो है ना जस्टिस भी देते हैं, रिलीफ भी देते हैं, और समझते हैं कि यार ये फ़लाँ लोग जो है, हमारे सिस्टम के अंदर इतनी बहुत खामियां हैं कि लोगों को कुछ मिल नहीं पाता। बिल्कुल। अगर लोगों को ये लीगल तरीके से या जायज़ तरीके से जो हमारी जो गाइडलाइंस है उसके तरीके मिले तो कोर्टों की तरफ लोग आएंगे भी नहीं, और इतने 18 लाख मुकदमात जो हैं, केसेस जो हैं, वो बैकलॉग नहीं बनेगा उनका, लेकिन मर्जी है उनकी।
तो मैं फिर भी समझता हूँ कि इन दोनों को फिर भी इसलिए एलिवेशन के लिए नहीं लिया गया कि इनका बैकग्राउंड भी सिंध था। हाँ, खतरा था ना कि ऊपर पहुंच के ना इनका जहन बदल जाए। ठीक है जी। ठीक। अच्छा मैं क्या बात कंप्लीट कर लेते। अच्छा अच्छा आप मैं वो शफी बलोच साहब से पूछ लेता हूँ, लेकिन वो मैं जो आप बात कर रहे थे वो मुझे हमारे एक दोस्त हैं उमर गिलानी साहब, लॉयर हैं, बड़े अच्छे यंग लॉयर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वो एक बात उन्होंने मुझे एक दफ़ा कही, उन्होंने कहा असद हमारे जजेस का काम बेल कैंसिल करना नहीं होता, ये हवालात में डालने के लिए लोगों को बैठे होते हैं, ये बैठे होते लोगों को बचाने के लिए कि कोई जेल में ना चला जाए गलत तरीके से। दिस इज देयर रोल। उसने कहा ये बड़ा एक गलत कंडक्ट होता है कि जज जब कमरा अदालत के अंदर हथकड़ी लगवाता है, उसने कहा अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा था, उसका वो रोल नहीं है। तो वो वही बात कि वो लोगों को सुने, उनको रिलीफ दे, उनको रास्ता निकाल के दें कि भाई ताकि जितना रियासत नरमी कर सके किसी के साथ करे। तो शफी बलोच साहब आप भी सिंध हाईकोर्ट कवर कर रहे हैं ऐसे से, ये सीनियरिटी का इशू है या ये सिंध के डोमिसाइल का इशू है, क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जिस तरह हमारे सीनियर दोस्तों ने भी बात की कि फेवरिज्म है इसमें सिर्फ कि जो अगर की पोस्ट ऊपर आता है वो नीचे अपनी टीम बिठा देता है, और इसकी मिसाल हमने देखी 2008 में। 2008 में आपको याद होगा कि इफ्तिकार चौधरी साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी बनाई थी, जिसका मकसद था स्पीडी ट्रायल और जजेस की सीनियरिटी के मुताबिक, जिस तरह हम देखते हैं कि आर्मी में होता है, फौज में होता है, उसी तरह एक निज़ाम उन्होंने वो मुतारिफ कराया था। और उसमें कोर्ट्स की तादाद भी बढ़ाई गई थी, जजेस की तादाद बढ़ाई गई थी। सिंध हाई कोर्ट में 26 से जजेस तादाद बढ़ा के मेरे ख्याल में 40 कर दी गई, वो गिनती अभी तक पूरी नहीं हुई। इस तरह के कुछ मामला थे, तो कुछ नाम थे उस वक्त भी। तो सिंध हाई कोर्ट में मेरे ख्याल में मैं उस वक्त द नेशन अखबार में था। तो 2008 में पॉलिसी नाफिज होने के बाद, बाकायदा नोटिफाई होने के बाद 6 महीने के बाद मैंने खबर चलाई कि अब तक इस पर फिलहाल जो सजेशन प्रपोजल थे किसी एक पर भी अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। छोटी सी सिंगल कॉलम मेरी खबर छपी थी फ्रंट पेज पे। तो उस वक्त इफ्तिकार चौधरी साहब ने उसको मार्क किया। उस वक्त के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे जस्टिस मुशीर आलम साहब, उन्होंने मुझे बुलाया अपने रजिस्ट्रार के थ्रू। तो मैं गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि भी अब तो सिर्फ 6 महीने हो गए, हमारे पास फिलहाल चीज़ें हैं, तो जजेस का जो हमने क्राइटेरिया रखा है वो हमने फिक्स नहीं किया। हमने सिर्फ एक सीनियरिटी लिस्ट के तहत जजेस खुद यहाँ भी आएंगे और ऊपर भी खुद ही आएंगे, उसको हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हमने जजेस की तादाद भी बढ़ा दी है वहाँ पर नीचे कोर्ट्स में, और ऊपर भी बिल्कुल इस पर ऑटोमेटिकली अमल दरामद होगा, कल हम हो या ना हो, लेकिन ये सिलसिला अपने आप ही चलता रहेगा। तो उनके जाने के उनके दौरान भी हमने देखा कि अतर मिल्ला साहब वगैरह, और फिर हमने साकिब निसार साहब के दौर में फिर दोबारा से एक मामला फिर ख़राब हो गया, फिर फेवरिज्म हमने ये चीज़ें देखी कि वापस वो चीज़ें हो रही है। वो एक जो सिस्टम बनाकर गए थे बकौल उनके कि हम एक निज़ाम ला रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इसकी शुरुआत हो गई है, उन्होंने कुछ मिसालें भी दी। लेकिन फिर जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में अचानक से 3-4 जजेस एलिवेटर के ऊपर आ गए, फिर वो सारा निज़ाम बैठ गया। फिर सिंध हाई कोर्ट बार, फिर इस्लामाबाद तक में भी बाकायदा हमने देखा कि डिवीज़न बार्स लेवल तक भी डिवीज़न आ गई थी जजेस के ऊपर। तो चलते चलते ये मामला अब रुक नहीं पाया, तो अब तो सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। जिस तरह हमारे दोस्त अमीन ने कहा कि बिल्कुल ये बात तो सही है कि जजेस खुद से बैठते भी नहीं हैं आपस में। इनमें बाकायदा एक आध प्रोग्राम्स में, अगर जस्टिस फैसल अरब साहब जब आए थे उस वक्त हम गए थे, तो उस वक्त भी हमने सूरत हाल देखी कि वाकई में कुछ ऐसी सूरत हाल है। ऑफ द रिकॉर्ड लोग हमसे बात करते रहे, कह फिलहाल से बात नहीं कर रहा, फिलहाल से बात नहीं कर रहा। तो वो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की है कि वाकई में ऐसी कुछ है। ऑफिशियली तुम ज़ाहिर रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, जुडिशरी का मामला इस तरह के कुछ चीज़ें, तो फेवरिज्म तो है जुडिशरी में भी है, क्योंकि इन्होंने एक स्टेक होल्डर खुद को तो वो कर दिया है कि मिसाल ले लें, क्योंकि जो भी बेंच बनता है उनकी कोशिश यही होती है कि इसमें कोई डिफरेंस वो डिवीज़न ना आ जाए। जैसे हमने गद्दारी केस में देखा, साबिक आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ के केस में, जिसमें जस्टिस नज़र अकबर का बिल्कुल रिमार्क्स अलग थे
3-2 से जो फैसला आया, इस तरह के भी जो मामला हैं, जो भी जजमेंट है, उनमें बाकायदा जजेस के जो अपने रिमार्क्स भी थे, उसमें बिल्कुल ये नहीं कि सिर्फ हम देखते हैं कि जी फैसले जो मेरिट के मुताबिक किए उन्होंने, और किसी को किसी फैसले पे एतराज़ है, उन्होंने अपने रिमार्क्स अलग नहीं, ये तो बिल्कुल एक इख्तलाफ कुल के सामने आ गया। कोई वो जिस तरह कहते हैं कि किसकी लाइन लेके कौन चल रहा है, एक तो लाइन बिल्कुल इस तरह की चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो ये बहरहाल एक फेवरिज्म अनफॉर्चुनेटली है इस इदारे में, और ख़ासकर सिंध में तो हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट ने, अगर हम शुरू से देख लें कि पाकिस्तान में जो पहला मार्शल लॉ लगा था, और उसके उस ज़माने में असगर भाई ने जो बात की थी कि उस वक्त से लेकर यहाँ तक हमने काफ़ी रेजिस्टेंस मतलब सिंध हाई कोर्ट में देखी है। तो कोशिश रही है जो बड़ी ताकतों की कि इसको भी कम से कम कंट्रोल में लाया जाए। तो सिंध के जजेस का तो वाकई बिल्कुल एक इशू है अपनी जगह कि इनको इन पे ट्रस्ट है नहीं कि अगर ये प्रमोट होकर आएंगे ऊपर में तो ये हमारे एजेंडे से हटकर भी जा सकते हैं, कहीं ना कहीं जाके ये डंडी हमारे मारेंगे। पंजाबी जजेस की तरह अच्छे जजेस नहीं हो सकते। हाँ जी बिल्कुल। ठीक। तो ये सूरत हाल थे वहाँ पर। तो आपको भी अगर मैं शफी साहब पूछूं कि क्या जो मोहज़्ज़ज़ जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं, आपका जो उनका कोर्ट कवर करने का इत्तेफाक हुआ है, कोई आपको लगता है एज कम्पेयर टू अदर हाई कोर्ट जजेस इनका कोई शायद थोड़ा उनके मुकाबले में कुछ टेम्परामेंट का कोई इशू है? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि अच्छा। ये उस वक्त ज्यादा इनसे तो ज्यादा जजेस हमने देखा, जस्टिस इरफान अब्बासी वो ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, इरफान सादा सॉरी, तो वो ज्यादा हाइपर होते हैं। तो इनमें तो ये होता है कि बाज़ औक़ात इदारों की तरफ से कोर्ट के फैसलों पर वो कंप्लाई नहीं होता, तो उनके कुछ रिमार्क्स इस तरह के कुछ सख्त आते हैं, लेकिन बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से उनका एटीट्यूड है बाकी जजेस की तरह, और बिल्कुल हम्बल भी हैं, और डिसेंट जो जजेस में उनका शुमार होता है, चीज़ों को समझते भी है, सुनते भी है। इन पर्सन भी इनके से अगर कोई चला जाता है तो उनको भी सुनते हैं। वरना आम तौर पर हम देखते हैं कि जजेस की पहली तरजीह होती है कि जी जो वकील के थ्रू है, लेकिन इनके यहाँ बहरहाल रिलीफ मिलता है, मेरिट पे उनके फैसले होते हैं, बाकियों के मुकाबले में इनका कंडक्ट कंपेरेटिवली मेरे ख्याल में बेहतर होता है। और अगर कभी कभार सख्त होते भी हैं तो उस वजह से कि कोई सरकारी ऑफिसर कोई बार बार एक ही चीज़ क्या कहते हैं, कोर्ट से कोई खेलने की कोशिश कर रहा हो, ओवर स्मार्ट बन रहा हो, रट्टा मार के जो आ जाए, बस उन पे जरा वो होता है। बाकी सूरत उनके कोर्ट्स की में कंपेरेटिवली बेहतर है। अच्छा, थैंक यू। अब मैं ज़रा थैंक करूँगा इरफानुल हक साहब को। अच्छा, मैं इरफानुल हक साहब के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि अमूमन सिंध हाई कोर्ट से कोई फैसला आए या कुछ पिटीशन नहीं आए तो जिनसे लेता हूँ वो ये होते हैं, एंड ही सो काइंड, में जब भी इनको कॉल करूँ मैसेज करूँ कि ये मिल जाएगा तो ये अपनी खबर कर रहे होते हैं, लेकिन ये मुझे दे देते हैं, इनमें कभी वो नहीं करते। सो काइंड ऑफ हिम। और आज भी जो सारी मैंने जो ये क्रीम इकट्ठी की हुई है, मैंने इनको मैसेज करके रिक्वेस्ट की थी कि इरफान भाई अगर ये आप लोग अगर मेरे से बात कर लें इसको तो ये कोई मसला नहीं, आप आ जाए। तो इरफान भाई आपसे अगर मैं पूछूं एक चीज कि ये जो एक डिवीजन है जिसकी वजह से साथ भी नहीं बैठे लोग, ठीक है, तो क्या आपको ये चीज बेंचेस की तश्कील में भी नजर आती है कि फिर अगर उनको पता है कि असद और इरफान एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते तो फिर ये बेंच नहीं बनाया जाएगा इनका, फिर बेंच में कोशिश की जाएगी फिर असद के साथ शफी भाई को डाल दो या शौकत साहब को डाल दो, किसी को कुछ इस तरह का किया जाएगा? क्या उधर भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है? ये पहले खाना आ गया तो अच्छा, अब गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मैंने आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले देना है। जी प्लीज। जस्टिस अकील अब्बासी साहब का हाँ जी प्लीज। ओवरऑल बहुत बेहतरीन है, काबिल जज हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है। जब वो अपॉइंट हुए थे या फिर हाई कोर्ट में एलिवेट हुए थे, उस वक्त से हम उनको देख रहे हैं। ठीक है। उनके बैच के जितने लोग हैं उनमें अच्छे जजेस में से वो शुमार किए जाते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 2-3 ऐसे जजेस थे जिन्होंने अच्छे जजमेंट्स लिखे हैं, बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं जो रिपोर्टेड हैं और आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में अपहेल्ड हुए हैं। तो वो उनकी काबिलियत पे तो कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। जहाँ तक ये बात है उनके कंडक्ट का, तो कभी हमने इस तरह का ऐसा कोई उनका गुस्सा या ऐसा रवैया एटीट्यूड नहीं देखा जो दूसरे जजेस से बहुत ज़्यादा
मुख्तलिफ हो हो, ऐसा नहीं है, या नॉर्मल, बहुत आगे के हाँ, लेवल बहुत का हो। आगे के लेवल के, बहुत नॉर्मल वो रहते हैं। और हर लिहाज से कोई कम से कम ये वाला इल्ज़ाम कोई अगर लगा रहा है कि उनके एटीट्यूड का इशू है या तो वो टेम्परामेंट का, ये तो बिल्कुल, ये हम कम से कम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाए बाकी जो आपने बात की है रिजेंटमेंट की या फिर जजेस के आपस में डिफरेंसेस की, बेंचेस की तश्कील, बहुत सारी बातें हैं चूँकि यहाँ पर हो चुकी हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर अपनी बात कर दूँ, अपनी भी राय दे दूँ। बाकी लोगों से वो मुख्तलिफ नहीं है, रिजेंटमेंट है, डिविजन्स भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, हर तरह की हैं। मगर हालिया तारीख में हमें इसको जस्टिस मुनीब अख्तर की एलिवेशन से अभी तक की तारीख देखनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये गेम हो हाँ, गई ये ना। डिवीजन जो ज़्यादा जो हुई है वो अभी आप फेवरेटिज्म आप जब कहीं ना कहीं नज़र आएगी तो जाहिर है कि फिर वो नीचे वो बात होगी। जस्टिस अकील अब्बासी सीनियर थे, जस्टिस इरफान सादत सीनियर थे, जस्टिस अहमद अली शेख सीनियर थे। जस्टिस अहमद अली शेख पर सिर्फ ये एतराज़ है आपको, जो बार बार एतराज़ करने वालों ने किया कि वो शायद कॉम्पिटेंसी का इशू है, उनके रिपोर्टेड जजमेंट्स नहीं है, इस पर भी बात होती रही। किसी ना किसी तरीके से आप उनके एलिवेशन रोकते रहे। उनकी कॉम्पिटेंसी पे बात हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है उसके ऊपर, बिल्कुल मेरा आपका हो सकता है बहुत अच्छा वो कॉम्पिटेंट जज नहीं हो उन्होंने। बहरहाल वो इफ्तिखार चौधरी साहब की ज़माने की हायरिंग है, उस तरफ की, उस दौर में जिन लोगों को अकोमोडेट किया गया था उनमें से। मगर बहरहाल वो एक तवील अरसे से सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं, चीफ जस्टिस बने हुए उन्हें 4 साल हो गए हैं, वो इस सीट पर मौजूद हैं। अगर वो जस्टिस काजी फायजिस्ता का ये एतराज़ दुरुस्त है कि अगर वो इस काबिल नहीं है तो उनको फिर आपने चीफ जस्टिस क्यों रखा हुआ है जस्टिस से, और या फिर एडहॉक जज के काबिल क्यों सुबह समझ उन रहे पे हैं? छोड़ दिया हुआ है आपने। हाँ, एक एडहॉक जज के काबिल आप उसको क्यों समझ रहे हैं? अगर एडहॉक जज है तो वो मुस्तकिल जज क्यों नहीं बन सकता? ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंसी में बात नहीं कर सकते, तो हम दूसरी तरफ आ जाते हैं डिवीज़न पे। देखें, जब ये होता है कि एक तो ये है कि वो 4 साल से अगर एक जगह बैठे हैं, विराजमान हैं, दूसरे जजेस की ज़मीन वाली बात है कि वो बड़ी अहम है कि वो अगला जज जो है वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। वो भी 5 साल से वहीं बैठा हुआ है, उसका चीफ जस्टिस बनना है, उसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो वो बेचारा वैसे ही गुस्से में है। इस तरह के इख्तलाफात भी हैं जजेस के। बेंचेस बनते हैं, पसंद नापसंद पे बनते हैं। कुछ बेंचेस ऐसे होते हैं जिनमें जिनके फैसले कुछ ऐसे आना शुरू हो जाएँ जो कुछ लोगों को बुरे लगते हैं, तो वो बेंचेस तब्दील करवा देते हैं। बिल्कुल, मिसिंग पर्सन्स के बेंचेस बार-बार तब्दील होते रही हैं, बार-बार तब्दील होती रही हैं। कोई जज मिसिंग पर्सन केसेस चलाना शुरू करे तो कोशिश होती है कि फ़ौरन बेंच तब्दील कर दी जाए। और दूसरे केसेस मिसिंग पर्सन पर वो कहते हैं कि हाँ, और इस बेंच को आप खुडे लाइन लगाओ तो ये फैसले ही ना दे दे। उसको मट्टी पाओ, उसके लिए वजह यह है कि वो केसेस चलने नहीं चाहिए उनके ख्याल से, जो ये चाहते हैं जो वो ये बेंच बेंचों को तब्दील फारिग करें। करवाते हाँ, हैं। लोग आते हैं, हम इतलात हैं हमारे पास, लोग आते हैं, ऊपर तक आते हैं, सेकंड फ्लोर तक आते हैं, मिलते हैं, बताते हैं क्या करना है, किस तरह बेंच बनना है। उमूमन ये है कि सीनियर और वो जो लोग आते हैं वो यकीनन कोई उनका अदलिया से बराह रास्त अदलिया का बराह ताल्लुक रास्त नहीं नहीं, वो वकील भी नहीं होते, हाँ बिल्कुल समझ गया। वो वकील भी नहीं होते, मगर वो बहरहाल वो जिम्मेदार लोग होते हैं जो वो मुल्क की बेहतरी के लिए समझते हैं कि हमारी थोड़ी मुहिब्ब वतन सोच आइन और कानून पे हमारी हावी मर्जी होनी से चाहिए। इस तरह के बेंचेस जो है वो हमारी हाँ, मर्जी से बने, अच्छे बिल्कुल लोग बैठे इसके उन बेंचेस में शवाहिद और अच्छे मौजूद हैं। फैसले दें बिल्कुल, जो हाँ, रियासत के मुफाद का ख्याल रखें। एग्जैक्टली। तो ये भी है मसला। दूसरा ये है कि रिजेंटमेंट सिंध के हवाले से देखें, जो सिंधी जजेस और उर्दू जजेस या पंजाबी जजेस का मसला सिंध हाई कोर्ट में हालिया दिनों में आया है। देखिए, ज्यादती होगी। अहमद अली शेख को अगर आप इग्नोर करेंगे सिर्फ इसलिए किसी ना किसी बहाने से कि कॉम्पिटेंसी का मसला है, फला मसला है, तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी तादाद सिंधी हमारे वकला की है। ये अब वो वैसे ही बोलते थे आपस की गपशप में, कभी इस तरह खुल के किसी ने इजहार नहीं किया था, मगर अब कर रहे हैं कि यार वो आप उसको सिंधी होने की वजह से नहीं ले जाते। चलिए ठीक है कि अहमद अली शेख के हवाले से बात हो रही थी तो लोग बर्दाश्त भी कर रहे थे। अभी हालिया दिनों में जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब का नाम आया, उनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर जस्टिस नेमतुल्लाह पुलपोटो साहब का नाम गया, वहाँ जाकर ड्रॉप हो गया, उसके ऊपर 25 तरह के एतराज़ात आपने लगा दिए। तो बहरहाल ये जो आपका सेगमेंट है उसको सोचने पे आपने मजबूर कर दिया कि यार आप सिंधी जजेस नहीं लेंगे, उन पे आपको शक है, उन पे आपको ट्रस्ट नहीं है, टारगेट करके उनको आप उनके एलिवेशन रोक रहे हैं। आप देखें ना, वो सिंध बार काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत शदीद गुस्से का इजहार किया, तो और यही वजह थी, बड़ी जब एग्रेसिव प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत हैदर इमाम aggressive, हैदर साहब इमाम साहब कि आप इस तरह के अगर आप रवैया करेंगे तो आप मुल्क तोड़ने की तरफ ले जा रहे हैं। आप आग लगा रहे हैं सिंध में। आप मुल्क तोड़ने की तरफ ले जाना चाहते हैं, आप अदलिया को क्या क्या समझा हुआ आपने, अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। ये बात फैक्ट है कि जो लोग यहाँ के पुराने लोग वहाँ बैठे हैं जुडिशल काउंसिल में,
उनकी भी पसंद नापसंद का मसला होता है, जो दूसरे जजेस बैठे हैं उनके जिनसे ताल्लुकात हैं उनके भी पसंद नापसंद का मसला होता है, उनका कोई पुरानी गर्ज होती है, कोई पुराना फड्डा होता है, पुराना झगड़ा होता है, वो बता देते हैं कि यार इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। जस्टिस इरफान सादत को आप नहीं हिला रहे, टॉप 3 तो बिल्कुल आप छेड़ ही नहीं रहे ना। चौथे नंबर से पहले जस्टिस मुनीब अख्तर को ले गए, 5वें नंबर से मोहम्मद अली मजहर को ले गए, फिर चौथे नंबर से हसन अजहर रिजवी को ले गए। टॉप 3 को आपने वहाँ छोड़ दिया है। नीचे जो जजेस हैं वो जाहिर है कि वो नहीं आगे जा पा रहे हैं, ना ऊपर आ रहे, तो ये रिजेंटमेंट तो होगी, इंसानी फितरत है। मैं 5 साल से एक थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ और मेरा ये हक है कि मैं कम से कम एलिवेट ना हो रहा हूँ, तो मैं चीफ जस्टिस तो बनूँ। बिल्कुल आप उसको नहीं लेके जा रहे, किसी भी आपकी ज़ाती अनाद है, कोई और मसला है, आप नहीं लेके जा रहे। जो वकला का जो मुतालबा था कि जो आप प्रिंसिपल है जजेस की सीनियरिटी का, जजेस केस का, उसको फॉलो करें, तो आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया, ठीक है आप क्राइटेरिया बना दें, फिर अगर आपने मेरिट का नारा लगाना है और ये जो जजेस केस वाली सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको इग्नोर करना है, तो आप क्राइटेरिया बना दें कि आपने चौथे नंबर से जस्टिस मुनीब अख्तर को लेके जाना है, 5वें से मोहम्मद अली मजहर को लेके जाना है, तो आप एक क्राइटेरिया तय कर लें, बना दें। बेंचेस, अब बहुत अच्छा मुतालबा किया है पिछले दोनों बार एसोसिएशन ने कि आप जो बेंचेस बनाने का क्राइटेरिया वो भी तय करें, चीफ जस्टिस के हाथ में, अकेले के हाथ में ना हो, आप कमेटी बना दें या जो भी फॉर्मुलेशन हो। तो एक ओवरऑल जुडिशरी के अंदर मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल इस पर बात कर रही है, अच्छी बात है। सिंध का जहाँ तक ताल्लुक है, सिंध में सबसे बड़ा मसला हालिया दिनों में जो आपने सिंधी जजेस को इग्नोर किया। जस्टिस इकबाल गलोड़ बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, उन्होंने नैब का बेंच भी चलाया है, नैब की अपीलों का बेंच चलाया है, क्रिमिनल अपीलों का बेंच चलाया है, बहुत पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस चलाए हैं, मिसिंग पर्सन के केसेस चलाए हैं, बहुत कॉम्पिटेंट जज है। उनका नाम आ रहा था, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। एक और सिंधी जज का नाम आ रहा था, उसको ड्रॉप कर दिया। डोमिसाइल की बुनियाद पर अगर आप एलिवेशन करेंगे तो उससे न सिर्फ नफरत पैदा होगी बल्कि आप इसको जुडिशरी के लिए भी बहुत नुकसान होगा। तो मेरी तो गुजारिशात यही थी, बाकी बातें सारी हो चुकी हैं, उसका आप सम अप आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान हक साहब। जी जी प्लीज 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 असलम उमर साहब प्लीज। जी सर। बात तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। नहीं आप प्लीज कीजिए बात कीजिए, आप रिकॉर्डिंग हाँ, बात मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन एक स्पेशल केस ये जो मिसिंग पर्सन का मामला हुआ है जी, इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि बेंच बनाना कोई हमारा काम नहीं है, ना उस पर तबसरे करना हमारा काम है, लेकिन इस वक्त खसूसी तौर पर मिसिंग पर्सन की जो लवाहिकीन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि इस वक्त जो बेंच देख रहा है वो के आगा साहब हैं, बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं, हैग में भी आलमी अदालत में नुमाइंदगी करते रहे हैं, बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनका मसला यह है क्योंकि वो फॉरेन बॉर्न है, बैरून मुल्क वो पैदा हुए थे, तो वो उर्दू ज़ुबान नहीं जानते। ठीक। तो वो जो अंग्रेज़ी में बात करते हैं, कुछ क्वेरीज करते हैं, आम वकील नहीं उनको जवाब दे पाते, तो वो जो लवाहिकीन है उनकी बात असल पहुंच ही नहीं पाती कि उनकी तकलीफ वहाँ है क्या। पहुंच नहीं रही है। और अब उन्होंने, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे जो दोस्त उस बेंच को स्पेशली ऑब्जर्व करते हैं, कवर करते हैं, वो ये देख रहे हैं कि लवाहिकीन ने आना छोड़ दिया है, तो केस रिकॉर्ड पर तो ये हो रहा है कि वो डिस्पोज हो रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि वो अदालत से इंसाफ छोड़ रहे हैं। तो मैं इस इशू पे दोबारा ये कहना चाहता था, बेंच बनाना आपका इख्तियार है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी जज को बना दें, किसी ह्यूमन राइट्स को बना दें, ये हमारा काम नहीं है, ना बेंचों की तश्कील पे तबसरे करना हमारा काम है, लेकिन खुदा ऐसे लोगों को, ऐसे जजेस को बेंच में लेकर आए जो लोगों की सुन सकें, मामले की तह तक पहुँच सकें, समझ भी सके उनका दर्द क्या है दर्द और क्या उसको समझा भी सकें। बहुत शुक्रिया असगर उमर साहब ने एक बड़ी अहम बात की। बाकी तो हमने बार और बेंच की पॉलिटिक्स की बात की, लेकिन जो आखिर में असगर उमर साहब की बात इसलिए बहुत अहम है कि ये आम आदमी की बात है कि वो जो सफर कर रहा है, वो मिसिंग पर्सन की, जो जिनके बेटे गायब हैं, भाई गायब हैं, शोहर गायब हैं, वो फैमिलीज बेचारी अब अपनी बात, अपना दर्द नहीं बयान कर सकती, क्योंकि जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं वो उतना अच्छा उर्दू को नहीं जानते, तो जाहिर बात है वो उनका दर्द उस तरह से फील भी नहीं कर पाते होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो जज बुरे होंगे, फैसले नहीं करने का उनके पास इख्तियार, लेकिन जाहिर बात है कम से कम वो तो हों जो उस दर्द को महसूस करेंगे, तो फिर दर्द दिल से फैसला भी देंगे। और दूसरी बात, जो अब ये अगर आपने इस तमाम सीनियर जर्नलिस्ट की बात सुनी हो, तो जो मुझे समझ आई कि ये बात ये है कि ये एक बहुत बड़ी इसमें ज्यादती ये है कि ठीक है मैं सीनियर जज हूं, अगर मुझे आप नहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए कंसिडर कर रहे, तो फिर
मैं देखूंगा कि ओके मैं एक दिन चीफ जस्टिस बन जाऊंगा इस हाई कोर्ट का, लेकिन मसला यह है कि वो चीफ जस्टिस को भी अगर आप एलिवेट नहीं कर रहे, तो ना मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, ना मेरे पास सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने का ऑप्शन है, तो मेरे अंदर रिजनमेंट आएगी जो नेचुरल है। और ये बाय द वे मैं मादरत के साथ कहूंगा ये रिजनमेंट जायज भी है। इतना तो मेरा हक बनता है बतौर एक जज, अगर मैं इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मैं अपने इदारे में तरक्की करूं, या वो सुप्रीम कोर्ट की सूरत में करूं या हाई कोर्ट की सूरत में करूं, तो ये एक रिजनमेंट है। और फिर वो उसका जो आगाज है वो स्पेशली हो रहा है मोजिज जस्टिस मुनीब अख्तर के जमाने से, कि जब उनको चौथे नंबर से उनके जो साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, वो सिर्फ माजरत के साथ बहुत लोग कहते हैं कि वो इसलिए लेके गए क्योंकि ये दामाद थे साकिब निसार साहब के मेंटोर खालिद अनवर साहब के, तो इस वजह से वो उनको ले गए। लेकिन उसके अलावा भी जो उनको लेकर गए, तो अभी तक उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया है कि उनको क्यों सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। अगर आप आर्टिकल 63A की जो उन्होंने तशरीह की है, ये पंजाब हुकूमत जिस वजह से चेंज हुई, वोट रिजेक्शन वाला मामला, या आप जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के अंदर उनका इख्तलाफी नोट है, तो वो पढ़ने से लायक ये दोनों चीजें हैं। ये दस्तावेजात आपको बताएंगी कि वो मोजिज जज जब बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वो कैसे अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं। और ये मैं तो समझता हूँ कि ये ऐसे दो फैसले हैं कि ये लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाने चाहिए हमारे कॉलेजेस में, कि क्या ऐसा फैसला होता है जो नहीं लिखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, ना सिर्फ अजरक बल्कि इन लोगों का टाइम देना और ये सारी इतनी खुल के गुफ्तगू करना। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।